जय श्री केदार। स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ आप सभी का डिवाइन स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, चार धाम यात्रा के कपाट खुलने की डेट अनाउंस हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और हेलीकॉप्टर की बुकिंग्स फुल हो चुकी हैं। दोस्तों, होटल फुल हो चुके हैं, बसें फुल हो चुकी है, गाड़ियाँ फुल हो चुकी हैं। जी हाँ, ये हालात हैं इस समय चार धाम यात्रा में, मई में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए। एकदम से दोस्तों इतने यात्री ने प्लान कर लिया है कि व्यवस्था इस समय हो पाना मुझे लगता है संभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों पिछली साल हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। उस समय हम केदारनाथ में ही थे जब कपाट खुले थे, तो कितनी अव्यवस्था फैली थी। इस बात के लिए मैं आज आप लोगों को अवगत कराने वाला हूं और पूरी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। मई में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो कैसे अपनी यात्रा को प्लान करें, कितनी भीड़ रहने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें साथ लेके आएँ, रोड की कंडीशन कैसी है, रास्ते कैसे हैं। और अगर आप दो धाम करना चाहते हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो इसी के लिए मैं पूरी जानकारी दूंगा। और कौन कौन से ऐसे साइट सीन्स है कोस्ट और कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है जो आप इन दो धाम के साथ साथ विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी देने वाला हूं आज के इस वीडियो में मैं आपको दो धाम के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम बाबा भोलेनाथ की यात्राओं संबंधित लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर करते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आप केदारनाथ यात्रा के लिए पैकेज बुक कराना चाहते हैं या होटल, गाड़ी या रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर तो ऑलरेडी दोस्तों फुल हो चुके हैं, तो जो भी बुकिंग्स आप कराना चाहते हैं जल्द से जल्द करा लीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए जेन्युइन सर्विसेज बुक कराते हैं दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दो धाम में केदारनाथ और बद्रीनाथ की। दोस्तों जी हाँ, ये दो मेन पड़ाव रहते हैं जहाँ आप दो धाम में दर्शनों के लिए जाते हैं। और इनके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहला पड़ाव आपका हरिद्वार आता है। हरिद्वार से आप अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। तो पहले दिन आप हरिद्वार से जाएंगे, आप सोनप्रयाग तक पहुंचते हैं। इस दौरान दोस्तों आप देवप्रयाग जाएंगे। देवप्रयाग एक संगम है जहां आपको भागीरथी और अलकनंदा का संगम मिल जाएगा दोस्तों। और इससे आगे चलेंगे दोस्तों, आएगा आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में भी दोस्तों संगम है जहां पे मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। जी हाँ दोस्तों, एक नदी आपका बद्रीनाथ की तरफ से आती है और एक नदी केदारनाथ जी के चरणों से आती है। तो ये दोनों नदियां संगम करके यहाँ अलकनंदा बनाती हैं दोस्तों। और अब यहाँ से आगे चलते हैं और अगस्त्यमुनि से चलने के बाद जो अगला पड़ाव है दोस्तों, वो आपका यहाँ गुप्त काशी रहता है। जी हाँ, गुप्त काशी में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। जब केदार में पांडवों से छुपते हुए बाबा भोलेनाथ केदार पहुँचे थे, तो उससे पहले दोस्तों भगवान शिव का जो मंदिर था वो यहीं गुप्त काशी में था। बाबा विश्वनाथ के नाम से प्राचीन यहाँ मंदिर है। गंगा और यमुना का यहाँ संगम आपको देखने को मिलेगा। ये अद्भुत स्थान है दोस्तों। यहाँ भी आप गुप्त काशी में काशी विश्वनाथ के दर्शन जरूर कीजिएगा। और अब आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों। आगे आपको गुप्त काशी से आगे फाटा, सिरसी, रामपुर, सीतापुर होते हुए आप लोग पहुँच जाएंगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग ये लास्ट पड़ाव है, यहाँ आप अपनी गाड़ी को छोड़ देंगे और यहाँ से आगे आप जो है अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते, शेयरिंग टैक्सी से आपको जाना होता है। तो दोस्तों, शेयरिंग टैक्सी आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड उतारती है। गौरीकुंड से आगे आपको पैदल ट्रैक करना होता है दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं पैदल ट्रैक में आपको क्या क्या सुविधा मिलती है। अगर दोस्तों आप इस यात्रा को पैदल करते हैं तो 16 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर आप घोड़े से करना चाहते हैं तो 4 से 5 घंटे में आप इसको घोड़े से कर लेंगे। घोड़े का जो प्राइस है दोस्तों, जाने का पिछले साल 3000 रुपये था और आने का भी जो है वो 2000 रुपये था। और इस साल के प्राइस दोस्तों हो सकता है कुछ बढ़ सकते हैं। ये पिछले साल 2023 का मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ। और अब बात करते हैं पिट्ठू और पालकी की। दोस्तों पिट्ठू वो होता है जो आपको एक यात्री को जो है अपनी कमर पर लाद कर पिट्ठू लेके जाता है, वो पिट्ठू सर्विस यहाँ कहलाती है। और पालकी में दोस्तों 4 लोग आपको एक चेयर में, एक टोकरी में आपको बैठा के लेके जाते हैं, उसको यहाँ पालकी बोला जाता है। तो पालकी के लिए 12,000 से 15,000 के बीच में चार्ज लिया जाता है। और पिट्ठू आपसे 10 से 12,000, पिट्ठू भी आपसे ले लेता है 8 से 10,000 रुपये दोस्तों इस यात्रा को कराने के लिए, जो कि आपको आसानी से ऊपर मंदिर तक उतार देते हैं। और दोस्तों वहाँ फिर ऊपर आप अपना स्टे की व्यवस्था कर सकते हो। ऊपर केदारनाथ में होटल लिमिटेड है, बहुत ही कम होटल्स हैं और टेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे।
तो टेंट में भी अपने रुकने की आप व्यवस्था कर सकते हो दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं कितनी भीड़ रहेगी इस यात्रा में इस साल। तो दोस्तों जैसे कि यात्रा रजिस्ट्रेशनों को देखते हुए जो स्लॉट्स हैं वो फुल कर दिए गए हैं, यमुनोत्री और गंगोत्री जी के भी स्लॉट जो है दोस्तों जल्द ही फुल हो जाएंगे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आने वाली है। लाखों श्रद्धालु एक दिन में जो है दोस्तों इन धामों में पहुंचने वाले हैं। पिछले साल जब केदारनाथ जी के कपाट खुले थे तो उस दिन 25 से 30 हज़ार यात्री जो है हम लोग वहाँ मौजूद थे, जबकि व्यवस्था वहाँ सिर्फ 10,000 लोगों की होती है दोस्तों। और उन 10,000 में से भी दोस्तों सिर्फ 3 से 4 हज़ार लोग ही जो है होटल में रुक पाते हैं, बाकी सब के लिए टेंट लगाए जाते हैं। और दोस्तों मौसम इतना ख़राब हो गया था, बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा हुई थी 2023 में कि वो सारे टेंट गिर गए थे। यात्रियों को रुकने के लिए ना कहीं टेंट मिल रहा था, ना होटल मिल रहा था, होटल सब फुल हो रहे थे दोस्तों। तो रात में हमने यात्रियों को ठंड में यहाँ चिल्लाते हुए चीखते हुए देखा दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही अवगत कराना चाहता हूँ, अगर आप यात्रा में आना चाहते हैं तो सारी बुकिंग्स अपनी ऑलरेडी करा लीजिए, तभी यात्रा को प्लान कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ स्टार्टिंग के दिनों में रहने वाली है। और इसलिए दोस्तों अपनी सारी बुकिंग्स करा के ही यात्रा में आइएगा, क्योंकि मई के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और पहले 4 से 5 दिन तो दोस्तों मैं कहूँ तो स्टार्टिंग के 10 दिन यानी कि 10 मई से लेकर 20 मई तक तो आपको यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है। दर्शनों के लिए आपको 5 से 6 घंटे की लाइनें देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, कड़ाके की ठंड के अंदर आपको यहाँ 5 से 6 घंटे इंतजार करके बाबा के धाम, बाबा के दर्शनों के लिए जाना होता है दोस्तों। तो इतनी भीड़ रहती है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा को प्लान कीजिएगा। और अब बात करते हैं दोस्तों क्या चीज़ें आप अपने साथ लेके जरूर आएँ ताकि आपकी ये यात्रा संपूर्ण हो सके। तो दोस्तों गर्म कपड़े सबसे ज़रूरी है आपके साथ होने। ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, ऊपर किसी भी टाइम मौसम बिगड़ जाता है, तो इसलिए गर्म कपड़े और रेनकोट ज़रूर अपने साथ रखें। एक्स्ट्रा जुराब, अन्य टोपी, मफलर और हाथ में पहनने के लिए गर्म ग्लव्स, ये सब चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखें। बहुत ज़्यादा ठंड होती है ऊपर। मई के महीने में आप जब नीचे गर्मी से आएंगे 40 डिग्री 45 डिग्री के टेम्परेचर से जब आप आएंगे तो ऊपर आपको यहाँ माइनस में टेम्परेचर मिलने वाला है दोस्तों। तो इसकी वजह से तबीयत बिगड़ जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो अपने लिए ज़रूरी दवाइयाँ भी साथ में ज़रूर रखिएगा। और जो भी आपकी रेगुलर मेडिसिन्स हैं उनको अपने साथ ही कैरी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलने वाली है। बेसिक फर्स्ट एड आपको यात्रा के दौरान अन्य पड़ाव पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए मेडिसिन्स और गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर रखें। और कैश की बात कर लेते हैं दोस्तों, ऊपर कैश के लिए एटीएम्स नहीं है रास्ते में। हालांकि आपको कुछ सिटीज़ के अंदर एटीएम मिल जाएंगे, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड हैं दोस्तों। यात्रा के दौरान उनमें कैश ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो संभावनाएं हैं वो यहाँ ऑफलाइन की ही रहती हैं। तो अपना कैश अपनी ज़रूरत के अनुसार ज़रूर कैरी कीजिएगा। हालांकि हर जगह आपको QR कोड मिल जाते हैं, बट नेटवर्क का इशू के लिए मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा। आप अपने साथ अपनी ज़रूरत का कैश हमेशा साथ ही रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों अब बात कर लेता हूं मैं इसके रोड कंडीशन के बारे में कि रोड की कंडीशन कैसी है, आप कैसे सफ़र करने वाले हैं, तो कैसा आपको रोड मिलने वाला है। तो दोस्तों इस समय जो 4 धाम यात्रा के रोड हैं वो डेवलप हो रहे हैं। कुछ पड़ाव में आपको दिक्कतें रहने वाली, आपको सिंगल रोड मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में आपको बताता हूँ। आप केदारनाथ के लिए जब जाएंगे तो हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग होते हुए आप पहुंच जाएंगे गुप्तकाशी। गुप्तकाशी तक आपको अच्छा हाईवे मिलने वाला है, कहीं भी कोई दिक्कत इस समय नहीं आपको मिलने वाली है, क्योंकि लैंडस्लाइड की दिक्कत भी दोस्तों जुलाई अगस्त में होती है। मई के महीने में आपको लैंडस्लाइड नहीं मिलने वाली है। हालांकि मौसम का कुछ नहीं कहा जा सकता, किस समय कब यहाँ बारिश हो जाए और मौसम खराब हो जाए, इसके लिए कोई नहीं जानता। तो दोस्तों फिलहाल रोड की कंडीशन आपको अच्छी मिलने वाली है। गुप्तकाशी के बाद आपको सिंगल रास्ता है दोस्तों, कहीं कहीं आपका रोड टूटा हुआ मिलने वाला है। तो करीबन 40 किलोमीटर आपका सिंगल रास्ता है, टूटा हुआ रोड आपको मिलने वाला है सोनप्रयाग तक दोस्तों। बाकी आपका गुप्तकाशी तक रोड काफ़ी अच्छा, आप आसानी से सफ़र कर पाएंगे। और फिर दोस्तों बद्रीनाथ के लिए मैं बात करूं तो बद्रीनाथ के लिए फिर आपको रास्ता अच्छा मिलने वाला है। आप चोपता के रास्ते जाएंगे, चोपता मंडल होते हुए, तब भी आप चमोली पहुंच जाएंगे, अच्छा आपको हाईवे मिल जाएगा। और अगर आप वापस रुद्रप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ जा रहे हैं तब भी आपके लिए नेशनल हाईवे है, जो कि लगभग कंप्लीट तैयार हो चुका है दोस्तों बद्रीनाथ के लिए। तो दोस्तों इसलिए रोड की कंडीशन आपको 2 धाम में आपको अच्छी मिलने वाली है, कोई खासा दिक्कत इस बार नहीं है। और अब बात कर लेता हूं दोस्तों मैं आपके लिए कि हेलीकॉप्टर के लिए बहुत सारे लोगों के हमारे पास कॉल आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं क्या अब मई और जून के लिए हेलीकॉप्टर मिलना पॉसिबल है। तो दोस्तों देखिए IRCTC पोर्टल से जो
हेलीकॉप्टर के स्लॉट फुल होने थे वो ऑलरेडी फुल हो चुके हैं और अब कोई भी चांसेस नहीं है ऑनलाइन आपको टिकट मिले। बहुत सारे लोग फेक वीडियोस डाल रहे हैं कि फिर से स्लॉट खुलेंगे, फिर से मई जून के लिए बुकिंग होंगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ऑलरेडी सारे स्लॉट्स फुल हो चुके हैं। मई जून के लिए टोटली फुल है। सितंबर अक्टूबर तक दोस्तों इस बार फुल कर दिया गया है। सिर्फ जुलाई अगस्त के स्लॉट्स बाकी हैं दोस्तों, लेकिन जुलाई अगस्त में जो है बहुत ही लिमिटेड हेलीकॉप्टर सर्विस रहती है। 1 या 2 ही कंपनी उस समय यहाँ संचालित होती है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियाँ उस समय अमरनाथ यात्रा में चली जाती हैं। तो हेलीकॉप्टर के चांसेस तो दोस्तों इस बार ख़त्म हो चुके हैं। रही बात ऑफलाइन की दोस्तों, ऑफलाइन में कोई चांस नहीं है। लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, तब भी वहाँ टिकट नहीं मिलते दोस्तों, क्योंकि बहुत ही लिमिट का कोटा होता है ऑफलाइन के लिए और वो भी दोस्तों नहीं मिल पाता। फिर उसकी जगह चलता है दोस्तों ब्लैक। वहाँ लोग आपसे पैसे की ठगी करते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं और फिर आप उनको नहीं ढूंढ पाते। तो इस तरह के बहुत सारे स्कैम दोस्तों हमने इस यात्रा में हम हर साल देखते रहते हैं। तो कभी भी कोई भी बुकिंग कराने से पहले ये ज़रूर जांच ले कि वो ट्रस्टेड कंपनी है, वो आपके साथ कोई फेक तो नहीं करेगी, तभी जो है आप अपनी बुकिंग कराना सुनिश्चित कीजिएगा दोस्तों। और हेलीकॉप्टर के लिए ये सारी जानकारी आज मैंने आपको दी। बाकी सारे रास्ते के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है और अब इसके कुछ साइट सीन्स के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। अगर आप इस यात्रा को कर रहे हैं तो और कौन सी डेस्टिनेशन आप इसके साथ साथ विजिट कर सकते हैं दोस्तों केदारनाथ दर्शन के बाद आप जब नीचे सोनप्रयाग आएंगे तो वहाँ से आप त्रिजुगी नारायण जा सकते हैं। जी हाँ, त्रिजुगी नारायण वहाँ से 15 किलोमीटर आपको जाना होगा और वहाँ बाबा त्रिजुगी का मंदिर है, जो कि 3 युगों से दोस्तों यहाँ प्रचलित है। और यहाँ जो जोत जलती है, जो यहाँ अग्नि जलती है, वो पिछले 3 सदियों से दोस्तों यहाँ ऐसे ही जलती आ रही है, क्योंकि भगवान शिव और सती का विवाह यहीं भगवान नारायण विष्णु भगवान को साक्षी मानकर यहाँ उन्होंने ही संपन्न कराया था। तो इस जगह का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आप त्रिजुगी नारायण भी जरूर दर्शनों के लिए जा सकते हैं। और दोस्तों फिर वहाँ से वापस आते हुए जब आप बद्रीनाथ के लिए जाएंगे तो चोपता मंडल वाले रोड से अगर आप जा रहे हैं तो आप यहाँ चोपता में भी कुछ देर एक्सप्लोर कर सकते हैं। चोपता बहुत ही अच्छा बुग्याल है और चोपता से 4 किलोमीटर आपको पैदल जाना होता है। आप तुंगनाथ भी जा सकते हैं दोस्तों। तुंगनाथ भगवान शिव के 5 केदारों में से एक केदार है, जो कि भगवान शिव का हृदय स्वरूप यहाँ पूजा की जाती है। और तुंगनाथ से दोस्तों 2 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला है, जहाँ भगवान श्री राम जी ने भगवान शंकर जी की आराधना की थी। तो वो रामशिला भी आप वहाँ देख सकते हैं, जहाँ से आपको 360 डिग्री का व्यू मिलता है दोस्तों हिमालय देखने का। पूरा हिमालय दर्शन आपको जो है चंद्रशिला से हो जाता है दोस्तों। तो ये डेस्टिनेशन रही। अब इनसे आगे हम निकलते हैं तो हम लोग पहुंचते हैं फिर आपका 3 प्रयाग और हमको रास्ते में देखने को मिलते हैं, विष्णु प्रयाग। और दोस्तों ये ऐसे करते करते हम 3 प्रयाग और रास्ते में दर्शन करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ से पहले दोस्तों जोशीमठ आता है। जोशीमठ में भी हम लोग जो है दर्शनों के लिए जा सकते हैं। वहाँ भी नरसिंह देवता का प्राचीन मंदिर है, उसको भी आप दर्शन जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में दोस्तों आप दर्शन करके वहाँ उससे आगे आप माणा जा सकते हैं। माणा जो है लास्ट गांव है, वहाँ आप बेस व्यास गुफा और सरस्वती नदी उद्गम इस तरीके के अन्य स्पॉट वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बेसिक जो है वहाँ साथ के जो है हिल स्टेशंस में जब आप जाएंगे तो वहाँ की डेस्टिनेशंस मैं आपको जो बता रहा हूँ जिनको आप कवर कर सकते हैं दोस्तों। और जब रिटर्न आएंगे तो आप दोस्तों धारा देवी और पंचप्रयाग को फिर से दर्शन करते हुए ऋषिकेश पहुँचेंगे। ऋषिकेश में अगर आप चाहें तो आप नीलकंठ जा सकते हैं दोस्तों। नीलकंठ के लिए आपको 1 दिन एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ेगा और नीलकंठ के बाद आप ऋषिकेश कवर कर सकते हैं। ऋषिकेश में राम लक्ष्मण झूला और अन्य सारे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर यहाँ मिल जाएंगे। और हरिद्वार वापस दोस्तों स्नान करके आपकी यात्रा संपूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। कोई किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन अगर आपको इस वीडियो में नहीं मिली है और आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलूंगा ऐसी किसी नई वीडियो नई जानकारी के साथ। मैं नवीन कुमार, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री केदार।